हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर ब्रेन्स। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का यूनिट 18। टॉपिक इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। ओके, एंड गाइस, इफ यू रियली लाइक माय कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड अदर स्टूडेंट्स एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट दिस यूनिट 18। इस यूनिट में हम समझेंगे कि मार्केटिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। बहुत लोग सिर्फ सेलिंग को मार्केटिंग समझते हैं, लेकिन मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसमें कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, प्रोडक्ट डिजाइन करना, प्रमोशन करना, डिलीवरी करना, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। इसके साथ ही हम डिफरेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को भी स्टडी करेंगे। मार्केटिंग सिर्फ एक कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि सोशली बेनिफिशियल एक्टिविटी भी है। तो हम ये भी स्टडी करेंगे कि मार्केटिंग बिजनेस के लिए, कस्टमर्स के लिए एंड सोसाइटी के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। हम ये भी स्टडी करेंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज में नेचर ऑफ मार्केटिंग कैसा होता है। ओके, मार्केटिंग मिक्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और जैसे इंसान का बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डेथ डिफरेंट लाइफ स्टेजेस होते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट का भी एक लाइफ साइकिल होता है। प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के स्टेजेस को भी हम स्टडी करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइसिंग के बेसिक्स क्या होते हैं। मीन्स एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मार्केटिंग होता क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि मार्केटिंग सिर्फ एड्स, पोस्टर्स या सेलिंग का प्रोसेस है, बट दैट्स नॉट ट्रू। मार्केटिंग एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें एक कंपनी या बिजनेस कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करता है, उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट या सर्विस बनाता है, उस प्रोडक्ट की प्रमोशन करता है, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है एंड फाइनली कस्टमर उस प्रोडक्ट को बाय करता है। ये पूरा प्रोसेस ही मार्केटिंग कहलाता है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, marketing is the activity set of institutions and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large. Which means मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कंपनीज वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज क्रिएट करती हैं, उनकी कम्युनिकेशन करती हैं, मींस एडवर्टाइजमेंट करती हैं और उन्हें कस्टमर्स तक डिलीवर करती हैं। ये सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना नहीं होता, बल्कि कस्टमर के नीड को समझकर उसके लिए वैल्यू भी क्रिएट करनी पड़ती है। मार्केटिंग के प्रोसेस में कई इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स। इसमें एक्सचेंज होता है, कस्टमर प्रोडक्ट लेता है और कंपनी को उसके बदले में पैसा एंड लॉयल्टी मिलती है। मार्केटिंग का गोल होता है सभी के लिए वैल्यू क्रिएट करना, चाहे वो कस्टमर्स हो, बिजनेस पार्टनर्स हो या फिर हम सोसाइटी की बात करें। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। सोचो एक कंपनी है जो इको फ्रेंडली वाटर बॉटल्स बनाती है। पहले उसने आइडेंटिफाई किया कि लोग प्लास्टिक्स के बॉटल से परेशान हैं। फिर उन्होंने बैम्बू या मान लो स्टील बॉटल्स बनाए। फिर उसका प्रमोशन किया अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन, ऑफलाइन। डिलीवरी के लिए अमेजोन या फ्लिपकार्ट का यूज किया और लोगों ने अमाउंट पे करके उस प्रोडक्ट को बाय किया, मीन्स उनके बीच में एक्सचेंज हुआ। ये पूरा प्रोसेस ही कहलाता है मार्केटिंग। फिलिप कॉटलर, जो कि एक अमेरिकन मार्केटिंग ऑथर एंड कंसल्टेंट हैं, उनके अकॉर्डिंग मार्केटिंग इज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड एट सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स थ्रू एक्सचेंज प्रोसेसेस। इसका एक सिंपल सा मीनिंग है, हर इंसान के कुछ नीड्स एंड वांट्स होती हैं। जब उन्हें कोई प्रोडक्ट मिलता है जो उनकी नीड फुलफिल करता है और वो उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं पैसे देकर, तो एक्सचेंज होता है और यही मार्केटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट को एग्जाम प्रिपरेशन नोट्स चाहिए, या ये उसकी क्या हो गई, नीड हो गई, और कोई यूट्यूबर या टीचर उसको पेड नोट्स ऑफर करता है, तो जब स्टूडेंट पैसे देकर वो नोट्स बाय करता है, ये एक मार्केटिंग एक्सचेंज है। 2018 में कॉटलर, आर्मस्ट्रॉन्ग एंड अग्निहोत्री ने भी डेफिनेशन की मार्केटिंग दी। एज पर देम, marketing is the process by which companies engage customers,
build strong relationships and create customer value in order to capture value from customers in return, which means कंपनी कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करती है और फिर कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करती है और उसके बदले में प्रॉफिट अर्न करती है एंड लॉन्ग टर्म उसे कस्टमर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो की बात करते हैं। जोमेटो आपको नोटिफिकेशंस एंड डिस्काउंट्स भेजता है, मीन्स वो आपको क्या कर रहा है, आपको एंगेज करता है। आप ऑर्डर करते हो, मीन्स एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। अब उसने आपको फास्ट डिलीवरी दी, अच्छी सर्विस दी, मीन्स वैल्यू क्रिएट की। आप रिपीटेडली बार बार ऑर्डर करते हो, मीन्स रिटर्न वैल्यू क्रिएट होती है। यही है मार्केटिंग इन एक्शन। वहीं पर बात करते हैं हम मॉडर्न मार्केटिंग की। मॉडर्न मार्केटिंग की बात करें तो ये एक प्रोसेस ओरिएंटेड एक्टिविटी है। ये कोई रैंडम काम नहीं होता, बल्कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करता है। पहले कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करो, फिर उस नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन करो, उसका प्रमोशन करो एंड फाइनली उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करो। यानी मार्केटिंग एक कंप्लीट जर्नी है फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर टू डिलीवरिंग वैल्यू। मार्केटिंग का दूसरा इंपॉर्टेंट फोकस होता है प्रॉफिटेबिलिटी। सिर्फ कस्टमर को खुश करना ही काफी नहीं होता, कंपनी को भी प्रॉफिट अर्न करना जरूरी होता है। तो मॉडर्न मार्केटिंग इंश्योर करती है कि जब आप कस्टमर की नीड्स सेटिस्फाई करो, तब आप अपने बिजनेस के लिए भी बेनिफिट जनरेट करो, जैसे रेवेन्यू, ब्रांड लॉयल्टी। ओके, थर्ड फोकस है एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे मैन पावर, टाइम, मनी, रॉ मटेरियल, उनका स्मार्ट यूज होना चाहिए। मॉडर्न मार्केटिंग का टारगेट होता है कि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट मिले एंड वेस्टेज ना हो। अब हम बात करेंगे शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्शन टू मार्केटिंग फोकस। पहले बिजनेसेस प्रोडक्शन पर ज्यादा फोकस करते थे। उनका सोचना था कि पहले प्रोडक्ट बनाओ, फिर सोचो कैसे सेल होगा। लेकिन आज सोच बदल चुकी है। अब बिजनेसेस पहले ये सोचते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, फिर उस नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। नई सोच कहती है कि अगर बेच नहीं सकते तो बनाने का कोई फायदा नहीं है। नोकिया का एग्जाम्पल लेते हैं। नोकिया ने स्मार्टफोन्स के डिमांड को नहीं समझा और सिर्फ अपना प्रोडक्ट बनाता रहा। क्या रिजल्ट हुआ? मार्केटिंग से आउट हो गया। लेकिन एप्पल ने कस्टमर की नीड्स को समझा और स्मार्ट यूजफुल फीचर्स दिए, जिससे उन्हें क्या मिली? सक्सेस मिली। सो टू कंक्लूड, marketing is not just about selling, it is about understanding customers, providing them value and maintaining a profitable relationship through a planned process. Now our next topic is marketing concepts. मार्केटिंग के 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ये 5 कॉन्सेप्ट्स डिफाइन करते हैं कि बिजनेसेस अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे प्लान करते हैं, मींस उनका मेन फोकस किस पर होता है। ये 5 कॉन्सेप्ट्स हैं: प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटल कॉन्सेप्ट। लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं मार्केटिंग के पहले और सबसे पुराने कॉन्सेप्ट की, विच इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कस्टमर्स को मेनली लो प्राइस एंड इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। मींस कस्टमर को प्रोडक्ट का डिजाइन या फीचर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए जरूरी है कि वो प्रोडक्ट सस्ता हो और इजीली मिल सके। इस सोच के बेसिस पर कंपनीज का मेन फोकस होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर, मींस ज्यादा क्वांटिटी में बनाना, एफिशिएंसी पर, मींस कम कॉस्ट में ज्यादा बनाना, एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन पर, मींस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाना। अब ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जहां प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का यूज होता है? देयर आर 2 सिचुएशंस जिसमें प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। फर्स्ट वन इज जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम, तो कंपनी का गोल होता है कि प्रोडक्शन बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा सेल हो सके। सेकेंड है जब कॉस्ट हाई होती है और कंपनी सोचती है कि अगर प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ाई जाए तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। इसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाली कंपनीज मोस्टली प्रोडक्शन ओरिएंटेड होती हैं। मींस उनका फोकस होता है कि प्रोडक्ट एफिशिएंटली प्रोड्यूस करें, चाहे कस्टमर की स्पेसिफिक नीड्स को समझा गया हो चाहे ना समझा गया हो, इससे उनका कोई मतलब नहीं होता। इन कंपनीज में प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का रोल
सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सेल्स डिपार्टमेंट सिर्फ वही प्रोडक्ट बेचता है जो बना दिया गया है, बिना किसी कस्टमाइजेशन के। प्राइस भी मोस्टली प्रोडक्शन एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट सेट करते हैं, लेकिन आज के मॉडर्न मार्केट में सिर्फ प्रोडक्शन पर फोकस करना रिस्की हो सकता है, बिकॉज अब कस्टमर्स के पास चॉइसेस ज्यादा होती हैं, उन्हें क्वालिटी भी चाहिए, सेटिस्फेक्शन भी चाहिए। इसीलिए मॉडर्न मार्केटिंग में कस्टमर नीड्स को समझना और उनको सेटिस्फाई करना जरूरी है। अब हम बात करेंगे दूसरे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की, जो है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कस्टमर्स उन प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं जिसमें हाई क्वालिटी, बेस्ट परफॉर्मेंस एंड एक्स्ट्रा फीचर्स हो। मींस अगर प्रोडक्ट में अच्छा डिजाइन, एडवांस फीचर्स या सुपीरियर क्वालिटी है तो कस्टमर्स उसके लिए ज्यादा पैसे देने को भी रेडी होते हैं। इसीलिए ऐसे कंपनीज अपना पूरा फोकस रखते हैं प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने पर, प्रोडक्ट को बेटर बनाने पर। वो न्यू न्यू फीचर्स ऐड करते हैं, क्वालिटी को एनहेंस करते हैं, पैकेजिंग को अट्रैक्टिव बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक दिक्कत होती है, ये कंपनीज कभी कभी कस्टमर की ज़रूरतें और उनकी सेटिस्फेक्शन को नज़रअंदाज कर देती है। मीन्स वो सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस करती है, लेकिन ये नहीं सोचती कि ये कस्टमर को सच में क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बिस्किट कंपनी ने एक न्यू बिस्किट लॉन्च किया जिसमें अच्छे इंग्रेडिएंट्स, शाइनी पैकेजिंग एंड ब्राइट कलर है। लेकिन वो बिस्किट अगर कस्टमर्स के टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं बना, मीन्स अगर बिस्किट का टेस्ट उनको पसंद नहीं आया, तो वो मार्केट में फेल हो जाएगा, बिकॉज एंड में कस्टमर को प्रोडक्ट के फीचर्स के साथ साथ सेटिस्फेक्शन भी चाहिए। इसलिए प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट जरूरी है, लेकिन कस्टमर नीड्स को समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस करेंगे बिना कस्टमर को समझे, तो आप मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। थर्ड कॉन्सेप्ट आता है हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में फोकस होता है प्रोडक्ट को सेल करने पर, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट बनाने पर। मींस कभी कभी कंपनी के पास ऑलरेडी प्रोडक्ट होता है, लेकिन उनका मेन प्रॉब्लम होता है कि उस प्रोडक्ट को कैसे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को सेल करना है। मान लीजिए कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसको सेल करने की अच्छी स्ट्रेटेजी ना हो तो प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो सकता है। इसलिए सेलिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कंपनीज बिलीव करती हैं कि कस्टमर्स अपने आप उतना नहीं परचेज करेंगे जितना कंपनी सेल करना चाहती है, तो उन्हें अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए एग्रेसिव सेलिंग करनी पड़ती है, जैसे कि प्रमोशंस, एडवर्टीजमेंट्स, पर्सनल सेलिंग, जिससे कस्टमर्स को कन्विंस किया जा सके कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज करें। जैसे कि इंश्योरेंस एजेंट्स, हेल्थ ड्रिंक के सेलर्स या सॉफ्ट ड्रिंक के सेल्स पर्सन जो अपने प्रोडक्ट को एक्टिवली प्रमोट करते हैं, वो सेलिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा सेल्स एफर्ट लगाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके प्रोडक्ट को परचेज करें। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि सेलिंग कॉन्सेप्ट वाले मार्केटर्स कभी कभी भूल जाते हैं कि कस्टमर की असली नीड क्या है। वो बस प्रोडक्ट बेचने में इतना बिजी हो जाते हैं कि कस्टमर के सेटिस्फेक्शन या उनके फीडबैक की उनको कोई पड़ी ही नहीं है। मीन्स वो सोचते नहीं कि कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करने के बाद कैसा फील करेगा या क्या वो दोबारा परचेज करने आएगा। इसी वजह से उनका फोकस होता है न्यू कस्टमर्स को ढूंढने पर, पुराने कस्टमर्स को रिटेन करने पर उनका बिल्कुल भी फोकस नहीं होता। कुछ कंपनीज जो ज्यादा प्रोडक्शन कर लेती हैं और प्रोडक्ट स्टॉक हो जाता है, वो भी सेलिंग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। और हाँ, इस प्रोसेस में कभी कभी फेयर सेलिंग मेथड्स नहीं बल्कि थोड़े एग्रेसिव या अनफेयर टैक्टिक्स भी यूज की जाती हैं, पर उनका मेन एम होता है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करना। इस कॉन्सेप्ट में सेल्स डिपार्टमेंट या सेल्स एग्जीक्यूटिव्स का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनका काम होता है कि वो अपनी टीम के थ्रू प्रोडक्ट को मार्केट में पुश करें। नेक्स्ट आता है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये एक मॉडर्न बिजनेस फिलॉसफी है। पहले कंपनी सिर्फ अपने प्रोडक्ट बनाने मींस प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट या उनको बेचने मींस सेलिंग कॉन्सेप्ट पर फोकस करती थी, लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को समझना। इसका मतलब है कि कंपनी को पहले पता करना होता है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, फिर कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाती है
जो कस्टमर्स की नीड्स को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली पूरा कर सके, मीन्स अच्छी क्वालिटी के साथ और कंपेटिटर से बेटर। यहाँ पर कस्टमर किंग होता है कंपनी के लिए, यानी कि कस्टमर ही डिसाइड करता है कि क्या बनेगा और कैसे बनेगा। इसलिए कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग सभी डिपार्टमेंट्स को कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर फोकस करवाती हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का एम होता है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स अर्न करना, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म। मीन्स अगर कस्टमर खुश होगा तो वो रिपीट परचेज करेगा और दूसरों को भी रिकमेंड करेगा। इससे कंपनी का ग्रोथ सस्टेनेबल होता है। कुछ कंपनीज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में इस कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाती। उनको लगता है कि कस्टमर पर इतना ध्यान देना उनकी सेल्स कम कर सकता है, और कुछ कंपनीज को अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच पूरा कोऑपरेशन भी नहीं मिलता। फिर भी दुनिया भर में जो सक्सेसफुल कंपनीज हैं वो सब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं, बिकॉज उन्होंने ये समझा कि सेटिस्फाइड कस्टमर सबसे अच्छा एडवर्टाइजर होता है। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ कई प्रोडक्ट्स की कमी है, वहाँ कुछ कंपनीज पुराने कॉन्सेप्ट से भी चल जाती हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट है। अब हम बात करेंगे सोसाइटल कॉन्सेप्ट के बारे में, जो मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में एनवायरनमेंट एंड सोशल इश्यूज की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बिजनेसेस को भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में सोसाइटी का ध्यान रखना जरूरी हो गया है। इसका मतलब ये है कि मार्केटिंग सिर्फ बिजनेसेस के लिए पैसा कमाने का जरिया नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सोसाइटी के एडवांटेज के लिए भी होना चाहिए। हमारी दुनिया में रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, और अगर हम उनका एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो एनवायरनमेंट खराब होगा। इसलिए मार्केटिंग को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मींस कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स ऐसे बनाने चाहिए जो एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे और सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल हो। सोसाइटल कॉन्सेप्ट के अंडर कंपनी को 3 चीजों का बैलेंस बनाना पड़ता है: कंपनी प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोसाइटी इंटरेस्ट। मींस बिजनेस तभी सक्सेसफुल होगा जब ये तीनों चीजें साथ साथ हों। अगर सिर्फ प्रॉफिट कमाने पर ध्यान दिया और सोसाइटी को इग्नोर किया तो लॉन्ग टर्म में कंपनी का फायदा नहीं होगा। जो कंपनीज इस कॉन्सेप्ट को अपनाती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं और कस्टमर्स को पूरा वैल्यू देती हैं। इससे उनके कस्टमर की गुडविल बनती है, मतलब लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं और वो लॉन्ग टाइम तक ग्रो करते हैं। तो याद रखो, सोसाइटल मार्केटिंग मीन्स बिजनेस के साथ साथ सोसाइटी के बारे में सोचना। ये कॉन्सेप्ट फ्यूचर में बिजनेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हम जैसे देश में जहां इन्वायरमेंट एंड सोशल प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग मीन्स मार्केटिंग किस तरह टाइम के साथ साथ डेवलप हुई। स्टार्टिंग में मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लोग बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे, मीन्स एक सामान के बदले दूसरा सामान एक्सचेंज करते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर ने वीट दिया और दूसरे ने उसके बदले वेजिटेबल्स दिए। इसमें एक प्रॉब्लम था, डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स ये चाहिए होती थी। मीन्स जिनके बीच एक्सचेंज होना है उन दोनों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर वीट देने वाले फार्मर वेजिटेबल चाहता है बट वेजिटेबल देने वाले को वीट नहीं चाहिए, देन एक्सचेंज नहीं हो सकता। तभी आया कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, और फिर ग्रेजुअली बिजनेसेस ने सोचा कस्टमर तक कैसे एफिशिएंटली पहुंच सकते हैं। लेट 1800 में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, मशीन्स आई, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हुआ, कम्युनिकेशन बेटर हुआ, तो लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने लगे। यहाँ एक नई सोच डेवलप हुई। अगर प्रोडक्ट सस्ता और ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए तो लोग परचेज करेंगे। तो बिजनेसेस का मेन फोकस था मास प्रोडक्शन, लो कॉस्ट एंड एफिशिएंसी इन मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जांपल, हेनरी फोर्ड ने जब मॉडल टी कार बनाई तो उन्होंने कहा एनी कस्टमर कैन हैव अ कार पेंटेड इन एनी कलर एज लॉन्ग एज इट इज ब्लैक। मीन्स उनका फोकस कस्टमर की चॉइस पर नहीं था बल्कि मास प्रोडक्शन पर था। लेकिन जैसे जैसे ऑप्शंस बढ़ने लगे, कंपटीशन इंक्रीज हुआ, अब कस्टमर्स को क्वालिटी मैटर करने लगी। तो नेक्स्ट स्टेज आई प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट।
इस स्टेज में कंपनीज का बिलीफ था कस्टमर्स उन प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं जो सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं, इनोवेटिव होते हैं। तो बिजनेसेस ने शुरू किया प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स, बेटर डिजाइन एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। बट प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस करें लेकिन कंज्यूमर को समझे बिना तो सेल नहीं बढ़ेगी। अब क्योंकि प्रोडक्शन और प्रोडक्ट दोनों अच्छे होने के बाद भी सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही थी, तो आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। ये मोस्टली 1920s के बाद पॉपुलर हुआ। इस टाइम पर बिजनेसेस का फोकस था एग्रेसिवली प्रमोट करो, सेल करो, चाहे कस्टमर को जरूरत हो या नहीं। तो यहाँ आया एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड प्रमोशंस। पर ये शॉर्ट टर्म था, कस्टमर को अनसेटिस्फाइड प्रोडक्ट मिलता तो वो दोबारा परचेज नहीं करते थे। लेकिन फिर रियलाइजेशन हुआ अगर आप कस्टमर को समझो, उनकी नीड्स को पहचानो और वैसे प्रोडक्ट्स बनाओ तभी बिजनेस सक्सेसफुल होगा। ये था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो कहता था डोंट फाइंड कस्टमर्स फॉर योर प्रोडक्ट्स, फाइंड प्रोडक्ट्स फॉर योर कस्टमर्स। इस कॉन्सेप्ट में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कस्टमर नीड्स, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एफर्ट्स एंड प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये कॉन्सेप्ट आज भी डेवलप्ड कंट्रीज में डोमिनेंट है। मॉडर्न टाइम में सिर्फ कस्टमर सेटिस्फाई करना इनफ नहीं है, अब बिजनेसेस को सोसाइटी के वेलफेयर का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो लास्ट एवोल्यूशन हुआ सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मीन्स do marketing in such a way that it benefits the company, the customer and the society. Means environment friendly products, ethical practices, waste reduction and long term benefits for society. Developed countries जैसे USA में ये evolution step by step हुआ and mostly यहाँ अब marketing concept या societal concept follow होता है। लेकिन developing countries जैसे इंडिया में सारे concepts एक साथ आज भी exist करते हैं। अर्बन एंड रूरल मार्केट में भी काफी डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक्स मार्केट इज मोर कंज्यूमर ओरिएंटेड, लेकिन बेसिक गुड्स जैसे अंडरगारमेंट्स का मार्केट इतना इवॉल्व नहीं होता। आजकल एक और ट्रेंड है सर्विस मार्केटिंग। प्रोडक्ट्स के साथ रिलायबल सर्विस भी इंपॉर्टेंट बन गई है। जैसे अगर आप एक कंप्यूटर लेते हो तो आपको एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए। तो सर्विस प्रोवाइडर्स भी मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं। कंपनीज रिलायबल सर्विस के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं एंड कंज्यूमर्स विलिंगली पे करते हैं सो दैट उनको एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिले। लास्टली आजकल एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है ग्लोबलाइजेशन। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल करने लगे हैं। इवन स्मॉल बिजनेसेस भी अब एक्सपोर्ट मार्केट में जा रहे हैं। सो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आजकल ग्लोबल ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। सेलिंग एंड मार्केटिंग बोथ आर डिफरेंट, सो लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन देम। सेलिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचना, बस प्रोडक्ट सेल कर दिया और काम खत्म। मार्केटिंग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करके उनको सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं फोकस की। सेलिंग का फोकस होता है सेलर पर कि कैसे अपना प्रोडक्ट बेच दिया जाए, लेकिन मार्केटिंग का फोकस होता है बायर पर, कस्टमर क्या चाहता है, क्या उसके नीड है। सेलिंग में इनसाइड आउट अप्रोच होती है, मींस पहले प्रोडक्ट बनाओ फिर बेचो। लेकिन मार्केटिंग में आउटसाइड इन अप्रोच होती है, मींस पहले कस्टमर की नीड समझो फिर प्रोडक्ट को बनाओ। फिर बात करें अगर टाइम फ्रेम की, तो सेलिंग में फोकस होता है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एंड इमीडिएट सेल पर। मार्केटिंग में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर फोकस किया जाता है। ओके, अगर देखें प्रोसेस कब कहाँ स्टार्ट होता है, तो सेलिंग प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब प्रोडक्ट बन चुका होता है, जैसे ही बन गया सेलिंग स्टार्ट हो गई। लेकिन मार्केटिंग प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब हम कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, जहां पर हम ये समझने लगते हैं कि कस्टमर को क्या प्रोडक्ट चाहिए, उनकी नीड क्या है, तो वहीं से मार्केटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्ट बनाने से भी पहले। ओके, दोनों के अप्रोच की अगर बात करें तो सेलिंग में होती है पुश स्ट्रेटेजी, यानी प्रोडक्ट को फोर्सफुली सेल करना। मार्केटिंग में होती है पुल स्ट्रेटेजी, मींस कस्टमर को अट्रैक्ट करना क्योंकि आप उनकी नीड सेटिस्फाई कर रहे हो। अब बात करें मेन ऑब्जेक्टिव की, तो सेलिंग का गोल होता है सेल्स बढ़ाना, चाहे कस्टमर सेटिस्फाई हो या नहीं।
लेकिन मार्केटिंग का गोल होता है लॉन्ग टर्म कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिलेशनशिप बिल्ड करना। अब आता है रोल ऑफ प्रॉफिट क्या है। सेलिंग में प्रॉफिट आता है वॉल्यूम ऑफ सेल से, जितनी ज्यादा सेल्स उतना ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन मार्केटिंग में प्रॉफिट मिलता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी से, जो लॉन्ग टर्म होता है। ओके, और एंड कब होती है? सेलिंग तब एंड होती है जब प्रोडक्ट सेल हो गया, बात खत्म। लेकिन मार्केटिंग तब एंड होती है जब कस्टमर फीडबैक मिल जाए और वो सेटिस्फाई हो। तो ये था डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। आज के टाइम में मार्केटिंग हर बिजनेस का एक कोर फंक्शन बन चुका है। चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की बात करो, अगर उसकी मार्केटिंग स्ट्रांग नहीं है तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। सो मार्केटिंग क्या करता है? ये प्रोडक्ट को सेल करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है और कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करता है, राइट? लेकिन मार्केटिंग सिर्फ बिजनेसेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर्स, सोसाइटी एंड पूरी इकोनॉमी पर भी पड़ता है। तो चलिए अब हम डिटेल में समझते हैं कि मार्केटिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केटिंग बिजनेसेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, देखिए किसी भी बिजनेस का मेन गोल होता है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन अगर प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं तो प्रॉफिट कैसे होगा? तो मार्केटिंग ही वो एक्टिविटी है जो प्रोडक्ट को मार्केट तक लेकर जाती है, उसे सेल करती है एंड रेवेन्यू जनरेट करती है। अगर मार्केटिंग स्ट्रांग नहीं है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट या प्रोडक्शन का कोई मीनिंग नहीं बनता। मार्केटिंग हेल्प करती है मार्केट अपॉर्चुनिटी फाइंड करने में, प्रोडक्ट पॉलिसीज डिसाइड करने में एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज बनाने में। इन सब चैलेंजेस को सॉल्व करता है मार्केटिंग फंक्शन। सेकेंड इंपॉर्टेंस इज टू कंज्यूमर्स। मार्केटिंग कंज्यूमर के लिए भी बेनिफिशियल है। ये इंश्योर करता है कि कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स राइट प्राइस पर मिले। एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम के थ्रू कस्टमर को चॉइसेस मिलती हैं, कंजप्शन लेवल इंप्रूव होता है एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेटर होता है। मींस जब मार्केटिंग अच्छी होती है तो कंज्यूमर किंग बन जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंस इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करता बल्कि उनमें यूटिलिटी भी क्रिएट करता है, जैसे टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड पोजेशन यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी मीन्स प्रोडक्ट जब चाहिए तब मिल जाए। प्लेस यूटिलिटी मीन्स जहां चाहिए वहां मिल जाए। पोजेशन यूटिलिटी मीन्स जिसे चाहिए वो प्रोडक्ट उसे वो मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, आइसक्रीम यूजफुल तभी है जब वो समर सीजन में अवेलेबल हो, ये हो गया टाइम यूटिलिटी। नियर बाय शॉप में अवेलेबल हो तो ये हो गया प्लेस यूटिलिटी कि आपके लोकेशन पर अवेलेबल है एंड कंज्यूमर उसे परचेज भी कर सकता है, तो ये हो गया पोजेशन यूटिलिटी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मार्केटिंग से कंट्री की इकोनॉमी भी ग्रो करती है, इससे जॉब्स क्रिएट होती हैं, इनकम जनरेट होती है एंड मार्केट में ज्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर किसी कंट्री में वैरायटी एंड वॉल्यूम ऑफ गुड्स ज्यादा है तो वो कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पर पर्सन पर कैपिटा ज्यादा गुड्स अवेलेबल हैं तो वो कंट्री एफ्लुएंट होती है, और अगर कम है तो पॉवर्टी ज्यादा होती है, राइट? नाउ नेक्स्ट बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की। आज के टाइम में मार्केटिंग एक करियर फील्ड बन गया है। मार्केटिंग फील्ड में कई जॉब्स अवेलेबल होती हैं, जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। नाउअडेज हर कंट्री में टोटल एम्प्लॉयमेंट का मेजर पोर्शन मार्केटिंग रिलेटेड जॉब्स का होता है। सो नाउ वी अंडरस्टूड कि मार्केटिंग सिर्फ एक बिजनेस फंक्शन नहीं है बल्कि ये बिजनेस सक्सेस का बेस, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का सोर्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन भी है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केटिंग इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी। एक डेवलपिंग इकोनॉमी जैसे कि इंडिया और एक डेवलप्ड इकोनॉमी जैसे कि यूएसए के मार्केटिंग सिस्टम में काफी डिफरेंस होता है। डेवलप्ड कंट्रीज में मार्केटिंग सिस्टम वेल स्टैब्लिश्ड होता है, कंज्यूमर्स के पास वैरायटी होती है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं और सर्विसेज भी स्टैंडर्ड होती हैं। बट वहीं अगर हम बात करें डेवलपिंग इकोनॉमीज की, तो डेवलपिंग इकोनॉमीज में कुछ चैलेंजेस होते हैं जिनके कारण मार्केटिंग उतना स्ट्रांग नहीं होता। चलिए इन पॉइंट्स को हम डिटेल में समझते हैं कि कौन से रीजंस हैं। फर्स्ट इज सेलर्स मार्केट। इन डेवलपिंग कंट्रीज मार्केट मोस्टली सेलर्स मार्केट होता है, मीन्स
सेलर के पास पावर होती है, वो डिसाइड करता है प्रोडक्ट की प्राइस, क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी। बिकॉज कंपटीशन कम होता है तो मैन्युफैक्चरर सिर्फ बेचने पर फोकस करता है, नॉट ऑन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। सेकेंड इज लिमिटेड वेराइटी एंड क्वालिटी। डेवलपिंग इकोनॉमीज में गुड्स एंड सर्विसेज की वैरायटी लिमिटेड होती है और क्वालिटी भी इंप्रूव करने की जरूरत होती है। मैन्युफैक्चरर को पता है कि कंपटीशन नहीं है, तो वो जो भी प्रोड्यूस करता है लोगों को वही लेना पड़ता है। कंज्यूमर के पास चॉइसेस या तो होती ही नहीं है या फिर बहुत कम होती है। नेक्स्ट इज लो इनकम लेवल्स। डेवलपिंग इकोनॉमीज में लोगों का पर कैपिटा इनकम लो होता है। ज्यादातर इनकम बेसिक नीड्स जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर में चली जाती है, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जैसे लग्जरी आइटम्स पर खर्चा कम होता है। इसी वजह से मार्केटिंग का स्कोप भी लिमिटेड होता है। नेक्स्ट वन इज लो कंज्यूमर अवेयरनेस। यहाँ के कंज्यूमर्स को अपने राइट्स के बारे में, क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड बेटर सर्विसेज के ऑप्शंस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता। बिकॉज मार्केटिंग एक्टिविटीज का एक्सपोजर कम है, लोग उसी से सेटिस्फाई हो जाते हैं जो उन्हें मिल रहा है, चाहे वो अच्छा हो या ना हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ सपोर्ट सर्विसेज। डेवलप्ड कंट्रीज में आपको मिलती हैं सर्विसेज लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर्स, क्रेडिट फैसिलिटीज, प्रोडक्ट गारंटी, आफ्टर सेल सर्विस एंड रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में ये सर्विसेज लिमिटेड होती हैं। इस वजह से कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस एंड कन्वीनियंस दोनों कम हो जाते हैं। सो टू समराइज, डेवलपिंग इकोनॉमी में मार्केटिंग का सिस्टम अभी डेवलपिंग स्टेज पर है। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, इनकम बढ़ेगी, कस्टमर्स में अवेयरनेस बढ़ेगी और कंपटीशन डेवलप होगा, वैसे वैसे मार्केटिंग सिस्टम भी एडवांस होता जाएगा, जस्ट लाइक डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये टॉपिक मार्केटिंग का फाउंडेशन है। अगर आप किसी भी बिजनेस को समझना चाहते हैं तो मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई कंपनी मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसे बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, जैसे प्रोडक्ट बनाना, उसका प्राइस डिसाइड करना, प्रोडक्ट का प्रमोशन करना और उसे मार्केट तक पहुंचाना, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना। इन सब मार्केटिंग एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन जो कंपनी यूज करती है अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसी को मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक कंपनी ने बाथिंग सोप की मैन्युफैक्चरिंग करना डिसाइड किया। अब वो पूरे मार्केट को टारगेट नहीं करेगी, बल्कि वो सिर्फ एक सेगमेंट को टारगेट करेगी, मान लो मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास को टारगेट करेगी। जब टारगेट मार्केट डिसाइड हो गया तो कंपनी को डिसाइड करना होगा कि सोप कैसा हो, उसका प्राइस क्या रखा जाए, उसकी प्रमोशन कैसे की जाए और मार्केट तक उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, मीन्स कैसे पहुंचाया जाए। इन 4 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन ही है मार्केटिंग मिक्स और इन्हें हम कहते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट का मतलब है वो गुड या सर्विस जो कंपनी कस्टमर को ऑफर करती है। जब कोई प्रोडक्ट डिजाइन किया जाता है तो कंपनी को ये डिसाइड करना होता है कि कस्टमर की नीड क्या है, प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, डिजाइन, फीचर्स, क्वालिटी एंड पैकेजिंग क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी फेस वॉश लॉन्च करती है तो वो डिसाइड करेगी कि ऑयली स्किन के लिए चाहिए, ड्राई स्किन या नॉर्मल, राइट, हर्बल होगा या केमिकल बेस्ड होगा, पैकेजिंग ट्यूब में होगी या पंप बॉटल में। एक अच्छे प्रोडक्ट की प्लानिंग में ये भी इंक्लूड होता है कि प्रोडक्ट लॉन्च का प्रोसेस क्या होगा, एंड लॉन्च के बाद रेगुलर फीडबैक लेना, प्रोडक्ट को टाइम के साथ इंप्रूव करना और अगर कोई प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसे डिसकंटिन्यू कर देना। ओके, तो ये सब इसमें इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्राइस की। प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर पेज टू बाय द प्रोडक्ट। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है सेल्स पर, कस्टमर परसेप्शन पर एंड प्रॉफिटेबिलिटी पर। कंपनी को प्राइस डिसाइड करते वक्त बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट मार्जिन, कंपेटिटर्स के प्राइसेस, कस्टमर की अफोर्डेबिलिटी मींस देयर विलिंगनेस टू पे एंड मार्केट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, लग्जरी प्रोडक्ट जैसे आईफोन का प्राइस हाई होता है बिकॉज उसका टारगेट कस्टमर प्रीमियम होता है,
लेकिन डेली यूज आइटम्स जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट, इनका प्राइस अफोर्डेबल रखा जाता है सो दैट मिडिल क्लास भी इन्हें अफोर्ड कर सके। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू और प्राइस मैच नहीं होता तो कस्टमर प्रोडक्ट नहीं परचेज करेगा, राइट? अब बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन का मतलब होता है कस्टमर को बताना, समझाना और कन्विंस करना कि वो प्रोडक्ट को परचेज करे। प्रमोशन डिफरेंट वेज में की जाती है, जैसे एडवर्टाइजिंग मीन्स टीवी, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स में आपने एडवर्टाइज किया। देन सेल्स प्रमोशन लाइक डिस्काउंट्स एंड फ्री सैंपल्स ऑफर किए गए। पर्सनल सेलिंग्स मीन्स सेल्स पर्सन के थ्रू किया गया। पब्लिक रिलेशंस मीन्स इमेज को बिल्ड किया गया। तो प्रमोशन का मेन गोल होता है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, अपनी ब्रांड की इमेज बनाना एंड अल्टीमेटली सेल्स को इंक्रीज करना। फॉर एग्जाम्पल, फेस्टिव सीजन में फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन प्रमोशन स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं। वो हैवी डिस्काउंट्स एंड फ्लैश सेल्स ऑफर करते हैं। ये सब मार्केटिंग मिक्स का प्रमोशन एलिमेंट ही है। अब बात करते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग है प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाया जाए। इसके लिए बिजनेसेस डिफरेंट चैनल्स का यूज करते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स लाइक होलसेलर्स, रिटेलर्स और डायरेक्ट टू कस्टमर्स। देन लॉजिस्टिक्स मींस बाय ट्रांसपोर्टेशन एंड यूजिंग वेयर हाउसिंग। ऑल्सो रिटेल फॉर्मेट्स भी यूज किए जाते हैं लाइक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म्स। अब बिजनेस को ये डिसाइड करना होता है कि क्या प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल करना है या किसी मिडलमैन के थ्रू। डिलीवरी फास्ट कैसे होगी, कॉस्ट इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। फॉर एग्जांपल, बिग बाजार एक रिटेल चैनल है जहां प्रोडक्ट्स शेल्फ्स में डायरेक्टली डिस्प्ले होते हैं, लेकिन अमेजॉन एक ऑनलाइन चैनल है जहां वेयर हाउसिंग एंड कोरियर लॉजिस्टिक्स का रोल इंपॉर्टेंट होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्मूथ नहीं होगा तो कस्टमर तक प्रोडक्ट टाइमली नहीं पहुंच पाएगा, जिससे ब्रांड इमेज डिस्ट्रॉय हो सकती है। सो इन 4 P's का कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाता है। एक एलिमेंट दूसरे को अफेक्ट करता है। अगर प्रोडक्ट प्रीमियम है तो उसकी प्राइस हाई होगी और प्रमोशन भी एक्सक्लूसिव करनी होगी। अगर प्राइस लो है तो मास मार्केटिंग एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगी। कंपनी को इन सबको बैलेंस करना पड़ता है टू गेट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ब्रांड लॉयल्टी एंड प्रॉफिट। ये चारों एलिमेंट्स मिलकर एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। हर बिजनेस अपने टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंग इन एलिमेंट्स को कस्टमाइज करता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जैसे एक ह्यूमन बीइंग का लाइफ साइकिल होता है बर्थ से लेकर डेथ तक, वैसे ही प्रोडक्ट्स की भी एक जर्नी होती है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब होता है वो डिफरेंट स्टेजेस जिनके थ्रू से एक प्रोडक्ट मार्केट में गुजरता है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, देन ग्रोथ, देन मैच्योरिटी एंड द लास्ट वन इज डिक्लाइन और ऑब्सोलेसेंस। एक प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च होता है उस टाइम से लेकर जब तक वो प्रोडक्ट मार्केट से हटा दिया जाता है, यानी कि उसकी डिमांड बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हर कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है कि उनका प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा टाइम तक चले और प्रॉफिट दे, बट रियलिटी में ऐसा जरूरी नहीं होता। इसीलिए कंपनीज को हर स्टेज पर सेल्स एंड प्रॉफिट का ध्यान रखना पड़ता है। हर प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल डिफरेंट होता है। कुछ प्रोडक्ट्स कुछ वीक्स में पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स सालों तक मार्केट में टिक जाते हैं। हर कंपनी को ये समझना जरूरी है कि प्रोडक्ट किस स्टेज पर है, किस स्टेज पर ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए, कब प्रोडक्ट को अपग्रेड, रिप्लेस या डिसकंटिन्यू करना चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस इन डिटेल। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन स्टेज। इस स्टेज में प्रोडक्ट मार्केट में फर्स्ट टाइम लॉन्च होता है। कंपनी फुल स्केल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग प्लान प्रिपेयर करती है। प्रोडक्ट नया होता है तो लोगों में प्रोडक्ट की अवेयरनेस नहीं होती, इसीलिए कंपनी को एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन पर ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है। क्योंकि सेल्स कम है एंड प्रमोशन का खर्चा ज्यादा है तो इस स्टेज में प्रॉफिट या तो कम होता है या नेगेटिव भी हो सकता है। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हेवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। कंपनी को रिटेलर्स को कन्विंस करना पड़ता है कि वो प्रोडक्ट स्टॉक करें। साथ ही अर्ली कस्टमर्स को मोटिवेट करना होता है कि वो प्रोडक्ट को ट्राई करें।
मोस्टली स्टेज में मार्केट में कोई कंपेटिटर नहीं होता या बहुत कम होता है, लेकिन डिमांड भी अनसर्टेन होती है। लोगों को समझना होता है कि प्रोडक्ट यूजफुल है या नहीं। जब प्रोडक्शन क्वांटिटी कम होती है और मार्केटिंग कॉस्ट ज्यादा होता है तो प्रोडक्ट का प्राइस भी ज्यादा होता है, बिकॉज इससे कंपनी थोड़ा कॉस्ट रिकवर करने की कोशिश करती है। इस स्टेज में कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है लोगों में प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को बताना कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है एंड कस्टमर्स को ट्रायल के लिए एनकरेज करना। सेकेंड स्टेज इज ग्रोथ स्टेज। ये स्टेज तब स्टार्ट होती है जब लोग प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे पसंद करने लगते हैं। सेल्स वॉल्यूम रैपिडली इंक्रीज होने लगता है, बिकॉज इस स्टेज में प्रोडक्ट की डिमांड सडनली बढ़ने लगती है, बिकॉज लोग उसे पसंद करने लगते हैं। ज्यादा लोग परचेज करते हैं, जिसका मतलब है सेल्स वॉल्यूम में रैपिड ग्रोथ होती है। इससे प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है, बिकॉज जब सेल्स इंक्रीज होती है तो नेचुरली प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है, बिकॉज प्रोडक्शन कॉस्ट कंट्रोल में रहता है और डिमांड स्ट्रांग होती है। कंपनी ज्यादा अर्न करने लगती है। फिर आते हैं कंपैटिटर्स। जब मार्केट में दिखता है कि एक प्रोडक्ट चल गया तो दूसरी कंपनीज भी सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में ले आती हैं। अब आपको अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाना पड़ता है ताकि आप कंपेटिटिव बन सकें। न्यू फीचर्स ऐड किए जाते हैं। कंपनीज अपने प्रोडक्ट में न्यू फीचर्स, कलर्स या मॉडल्स इंट्रोड्यूस करती है सो दैट ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हो सके। रिटेलर्स की इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज होती है, बिकॉज अब प्रोडक्ट डिमांड में है तो ज्यादा रिटेलर्स उसे सेल करने के लिए रेडी हो जाते हैं। प्रोडक्ट हर जगह मिलने लगता है, मॉल्स, शॉप्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। इस स्टेज में प्राइस स्टेबल या स्लाइटली कम हो सकता है, बिकॉज जब कंपटीशन बढ़ता है तो प्राइस का प्रेशर आता है। प्राइस या तो सेम रहता है या थोड़ा कम होता है, लेकिन ज्यादा गिरता नहीं, बिकॉज डिमांड अभी स्ट्रांग होती है। इस स्टेज में भी एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एफर्ट्स कंटिन्यू रहते हैं या कभी कभी और भी इंक्रीज हो जाते हैं। इस स्टेज का मेन गोल होता है मैक्सिमम मार्केट शेयर गेन करना, मींस जितना ज्यादा हो सके उतने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना एंड कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड करना। मीन्स आप चाहते हैं कि लोग एक बार परचेज करने के बाद बार बार आपका प्रोडक्ट परचेज करें। ग्रोथ स्टेज के बाद आती है मैच्योरिटी स्टेज। ये स्टेज एक प्रोडक्ट की जर्नी का सबसे लेंदी एंड चैलेंजिंग फेस होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक प्रोडक्ट जैसे एक टूथपेस्ट ब्रांड या एक स्मार्टफोन मॉडल मार्केट में काफी टाइम से अवेलेबल है, लोग उसे जानते हैं, उसे यूज कर चुके हैं और अब नए बायर्स बहुत कम बचे हैं। इस स्टेज को हम कहते हैं मैच्योरिटी स्टेज। ये स्टेज तब आता है जब सेल्स का ग्रोथ स्लो हो जाता है या एक पॉइंट पर आकर रुक जाता है। इसे हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। इस स्टेज में प्रोडक्ट की सेल्स पीक पर पहुंच जाती हैं, लेकिन अब और ग्रोथ नहीं होती। मार्केट में जितने लोग प्रोडक्ट परचेज करना चाहते थे उन्होंने परचेज कर लिया होता है। मार्केट में बहुत सारे कंपेटिटर्स आ जाते हैं जो सिमिलर या सेम प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। सब ब्रांड्स कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग ऑफर्स, डिस्काउंट्स एंड फीचर्स देते हैं। बिकॉज अब मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है, कंपनीज को ज्यादा मार्केटिंग करनी पड़ती है, प्राइस कम करने पड़ते हैं, इस वजह से प्रॉफिट्स गिरने लगते हैं। कंपनी को अब फोकस करना पड़ता है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कैसे बनाए रखें। कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजीज लगानी पड़ती हैं, जैसे लॉयल्टी प्रोग्राम्स, इम्प्रूव सर्विस, प्रोडक्ट अपग्रेड्स। न्यू कस्टमर्स आना मुश्किल हो जाता है, मार्केट ऑलमोस्ट सैचुरेटेड हो चुका होता है। इस स्टेज का मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने मार्केट शेयर को डिफेंड करना, मींस अपने प्रोडक्ट का पोजीशन बनाए रखना, प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल बनाए रखना, मींस जितना टाइम तक हो सके उसे बिजनेस का पार्ट बनाए रखना। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के लास्ट स्टेज की, डिक्लाइन या ऑब्सोलिसेंस। प्रोडक्ट्स एक टाइम के बाद मार्केट में इररेलेवेंट हो जाते हैं, या तो लोग उन्हें लेना बंद कर देते हैं या मार्केट में बेटर सब्स्टिट्यूट्स आ जाते हैं। इस स्टेज को कहते हैं डिक्लाइन या ऑब्सोलिसेंस स्टेज। अब रीजंस क्या होते हैं डिक्लाइन के? क्यों प्रोडक्ट मार्केट से बाहर होता है? इसके कई रीजंस हैं, जैसे कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो जाती है, लोगों का टेस्ट बदल जाता है,
जो प्रोडक्ट पहले फेवरेट था अब बोरिंग लगने लगता है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड भी डिक्लाइन का रीजन होता है। नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, पुराना प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाता है। जैसे सीडी प्लेयर्स की जगह स्ट्रीमिंग एप्स आजकल आ गए हैं। ओके, मार्केट में चीपर या बेटर ऑल्टरनेटिव्स आ जाते हैं, सब्सटीट्यूट्स आ जाते हैं। कंपेटिटर की मार्केटिंग ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है बिकॉज दुनिया उस प्रोडक्ट की तरफ चली जाती है जिसका ब्रांडिंग एंड प्रमोशन स्ट्रांग होता है। इस स्टेज में प्रोडक्ट की सेल्स तेजी से ड्रॉप होने लगती हैं। प्रॉफिट या तो कम हो जाता है या लॉस होने लगता है बिकॉज कॉस्ट चलती रहती है पर रेवेन्यू कम होता रहता है। कुछ कंपनीज प्रोडक्ट को मार्केट से हटा देती हैं। कुछ फर्म्स प्रोडक्ट को सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए रखते हैं। कॉस्ट कंट्रोल की स्ट्रेटेजी स्टार्ट हो जाती हैं या प्रोडक्ट को बंद कर दिया जाता है। इस स्टेज में कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि क्या प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना चाहिए, क्या इसे एक स्पेसिफिक मार्केट के लिए कंटिन्यू रखिए या इस प्रोडक्ट को मार्केट से हटा देना चाहिए। सो डिक्लाइन स्टेज इज अ सिग्नल फॉर चेंज। कंपनीज जो टाइमली डिसीजन नहीं लेती उनका प्रोडक्ट साइलेंटली मार्केट से वैनिश हो जाता है। इस स्टेज में कॉस्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो टू कॉन्क्लूड, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सिर्फ एक थ्योरी नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल है जो हर बिजनेस यूज करता है। अगर आपको मार्केटिंग फील्ड में आगे बढ़ना है तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझना बहुत जरूरी है। इस ग्राफ की मदद से समझते हैं कि इन चारों स्टेजेस में किस तरह टाइम के साथ साथ सेल्स एंड प्रॉफिट पर असर पड़ता है। हर प्रोडक्ट का एक अपना सेल्स एंड प्रॉफिट कर्व होता है। मींस उसकी जर्नी मार्केट में कैसे चलती है, सेल्स इंक्रीज हो रही हैं या गिर रही हैं, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। इस ग्राफ की हेल्प से हम समझेंगे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में सेल्स एंड प्रॉफिट कैसे चेंज होता है टाइम के साथ। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है टाइम एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है हमारी सेल्स एंड प्रॉफिट। रेड लाइन सेल्स की जर्नी को रिप्रेजेंट करती है एंड ग्रीन लाइन प्रॉफिट की जर्नी को। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज में। अब ये है हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में रेड लाइन और ग्रीन लाइन दोनों नीचे होती हैं। सेल्स लो है और प्रॉफिट या तो नेगेटिव है बिकॉज प्रोडक्ट नया है और प्रमोशन एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। ओके, फिर जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है, लोग परचेज करने लगते हैं तो धीरे धीरे प्रोडक्ट ग्रो करने लगता है मार्केट में, तो आती है हमारी ग्रोथ स्टेज। इसमें दोनों लाइंस शार्पली ऊपर जाती हैं। प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्ट हो गया है, सेल्स बढ़ रही हैं और प्रॉफिट भी पॉजिटिव होने लगता है। ओके, फिर आती है मैच्योरिटी स्टेज। ओके, जिसमें सेल्स पीक पर पहुंच जाती हैं। ये देखिए रेड लाइन ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है पर प्रॉफिट धीरे धीरे गिरने लगता है। लेट्स सी हियर, प्रॉफिट गिर रहा है। ओके, ड्यू टू कंपटीशन एंड हाई मार्केटिंग कॉस्ट। और आखिरी स्टेज आती है फिर जो है डिक्लाइन स्टेज, जिसमें दोनों लाइंस गिरने लगती हैं, प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाता है, कस्टमर्स इंटरेस्ट लूज कर देते हैं एंड सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों डिक्लाइन करने लगते हैं। ओके, सो टू समराइज, सभी प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऑल 4 स्टेजेस इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन से गुजरें। बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंट्रोडक्शन स्टेज में ही फेल हो जाते हैं कि वो ग्रो ही नहीं कर पाए मार्केट में। जैसे कोई न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई बट लोगों को समझ ही नहीं आई या मार्केट ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया तो वो प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज तक तो पहुंचेगा ही नहीं। हर प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल अलग होता है। कुछ प्रोडक्ट सिर्फ कुछ वीक्स के लिए मार्केट में होते हैं और कुछ सालों साल चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फैशन इंडस्ट्री में ट्रेंड्स बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, राइट? बट अगर हम बात करें टूथपेस्ट या सोप की तो ये प्रोडक्ट सालों साल मार्केट में रहते हैं। कंपनीज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बेस पर कई स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेती हैं, जैसे कि प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए, कौन सी प्रमोशन स्ट्रेटेजी यूज करें या प्रोडक्ट में कोई इंप्रूवमेंट करना है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्ट अब मेच्योरिटी स्टेज में है तो प्राइस को कंपेटिटिव बनाना पड़ता है और प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, दूसरों से थोड़ा अलग करना पड़ता है, नए फीचर्स लाने पड़ते हैं। अगर बिजनेस को ये पता हो कि प्रोडक्ट अब किस स्टेज में है तो वो अगले स्टेप को इफेक्टिवली प्लान कर सकते हैं।
जैसे अगर प्रोडक्ट अब डिक्लाइन स्टेज में है तो बिजनेस सोचते हैं कि इसे डिसकंटिन्यू करें या किसी न्यू वर्जन के साथ रीलॉन्च कर दिया जाए, राइट? तो ये थे हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के डिफरेंट 4 स्टेजेस. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक्स ऑफ प्राइसिंग. प्राइसिंग मीन्स प्रोडक्ट या सर्विस के लिए उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड करना, यानी उसका प्राइस टैग लगाना. बट ये प्राइस रैंडमली नहीं डिसाइड किया जाता. स्मार्ट बिजनेस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग प्राइसिंग डिसाइड करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए, जैसे कि कॉस्ट मीन्स प्रोडक्ट बनाने और मार्केट में लाने का टोटल कॉस्ट. देन डिमांड, इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा कि कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को कितना परचेज करेंगे. फिर कंपटीशन, दूसरी कंपनीज उस जैसा प्रोडक्ट कितने में सेल कर रही हैं. फिर आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसके प्रमोशन का कॉस्ट, टारगेट मार्केट तक पहुंचाने का कॉस्ट, मींस मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स को भी कंसिडर करना होगा. देन लीगल कंसिडरेशंस मींस कहीं प्राइसिंग किसी रूल्स का वायलेशन ना हो. इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर प्राइसिंग करनी होती है. बट प्रैक्टिकल लाइफ में मार्केटर्स मोस्टली फोकस करते हैं 3 चीजों पर, विच इज कॉस्ट, डिमांड एंड कंपटीशन. इन्हीं 3 के बेस पर बिजनेस प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाता है. अब इन तीनों फैक्टर्स में किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, उसके बेसिस पर 3 मेन प्राइसिंग मेथड्स हैं. फर्स्ट इज कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग, सेकंड वन इज डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग एंड द थर्ड इज कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग. तो इन तीनों प्राइसिंग मेथड्स को हम डिस्कस करते हैं डिटेल में. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग से. कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग या जिसे हम कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग भी कहते हैं, इस अप्रोच में कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करती है बेस्ड ऑन टोटल कॉस्ट प्लस एक फिक्स्ड प्रॉफिट मार्जिन. मींस सभी कॉस्ट कवर करने के बाद जो प्रॉफिट कंपनी लेना चाहती है उसको ऐड करके फाइनल प्राइस डिसाइड किया जाता है. ये मेथड बिजनेसेस के लिए सेफ होता है बिकॉज सारे कॉस्ट कवर हो जाते हैं, एक फिक्स प्रॉफिट भी मिल जाता है और प्राइसिंग डिसीजन लेना सिंपल होता है. इस मेथड में कंपनीज डिमांड या कंपटीशन को ज्यादा कंसिडर नहीं करती. फोकस होता है मेनली अपने कॉस्ट पर. टोटल कॉस्ट देखा कि हमारा ये टोटल कॉस्ट है, उसके ऊपर एक प्रॉफिट मार्जिन रखा और एक सेलिंग प्राइस बना लिया. इसमें 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स आते हैं. पहला मेथड है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, सेकंड वन इज ब्रेक इवन एनालिसिस एंड टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग. सो फर्स्ट कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग को समझते हैं, विच इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. इस मेथड में प्रोडक्ट के सारे कॉस्ट को ऐड किया जाता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मार्केटिंग एंड प्रमोशनल कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, और इन सबके टोटल के ऊपर एक प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है उसका टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है से ₹30, सेलिंग एंड प्रमोशन कॉस्ट है ₹4, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन कॉस्ट है ₹6. तो टोटल कॉस्ट हो गया ₹40 पर यूनिट. ओके, अब उसने प्रॉफिट मार्जिन रखा कि मुझे ₹10 पर यूनिट मार्जिन चाहिए, प्रॉफिट चाहिए. तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो गया? ₹50. तो इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग निकालनी है तो क्या है, जो हमारा टोटल कॉस्ट है उसमें हमने एक प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया तो सेलिंग प्राइस बन जाता है. मीन्स वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट में हमने प्रॉफिट मार्जिन तीनों को ऐड किया और हमारा क्या निकल आया? सेलिंग प्राइस. ओके, इस मेथड की खास बात यह है कि ये सिंपल है, इसे कैलकुलेट करना बहुत इजी है, हर कॉस्ट कवर हो जाती है, प्रॉफिट फिक्स होता है, डिमांड की कोई टेंशन नहीं होती और सेलर्स के लिए सेफ है, स्पेशली जब मार्केट में डिमांड अनसर्टेन हो. इसका यूज मोस्टली रिटेलर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रॉफिट मार्जिन हर प्रोडक्ट के लिए सेम नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट पर रिटेलर 10% प्रॉफिट मार्जिन रख सकता है और दूसरे प्रोडक्ट पर 20%. ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करता है. लेकिन इस मेथड की एक लिमिटेशन भी है, बिकॉज इसमें डिमांड एंड कंपटीशन को कंसिडर नहीं किया जाता, तो कभी कभी प्राइस कस्टमर को ज्यादा लग सकता है, राइट? अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग, विच इज ब्रेक इवन एनालिसिस एंड टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग. अब ये मेथड थोड़ा डिफरेंट है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग से. यहाँ कंपनी ये सोचती है कि कितनी सेल्स करनी पड़ेगी ताकि प्रॉफिट हो.
इसके लिए कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करती है। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि वो स्टेज जहां बिजनेस ने टोटल रेवेन्यू जो अभी तक अर्न किया है वो टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है। दैट मींस ब्रेक इवन पॉइंट पर जब सेल्स पहुंचती है तो बिजनेस ना तो प्रॉफिट में है अभी पर ना ही लॉस में है, उसका जितना कॉस्ट था वो कवर हो गया है। इस ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने के बाद अब जो भी सेल होगी तब प्योर प्रॉफिट होना शुरू होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बनाती है और उसका फिक्स्ड कॉस्ट जो आता है, फिक्स्ड कॉस्ट मीन जैसे रेंट पे किया, सैलरीज दी, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये वेरिएबल नहीं है कि आज ये हो रहा है कल ये होगा, वो फिक्स्ड रहेगा, राइट। तो जितने भी उसके फिक्स्ड कॉस्ट है उसका टोटल आता है 50,000, ओके। और उसके जो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट तो टोटल होता है, वो पर यूनिट तो है नहीं, टोटल कॉस्ट है। उसके बाद जो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट का वो उसका आता है 100 रुपीज, ओके, एक यूनिट बनाने का। और उसको वो पर यूनिट को सेल कर रहा है 150 रुपीज में। तो वो सोचेगा भाई कितनी यूनिट्स मैं अपनी सेल करूं ताकि मैं ऐसी पोजीशन पे आ जाऊं कि यार ना तो मुझे वहां तक प्रॉफिट है ना लॉस है, और उसके बाद मैं जो सेल करूंगा वो मेरा प्योर प्रॉफिट होगा, ओके। तो ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसी को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। सो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है गाइस, ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको निकालना है, इसमें जैसे हम ब्रेक इवन यूनिट्स निकालेंगे तो वो हो गया आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ओके। इसको हम डिवाइड करेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ओके, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ऑलराइट। तो इस केस में हमारे पास फिक्स कॉस्ट है 50,000, सेलिंग प्राइस हो गया हमारे पास 150 और वेरिएबल है पर यूनिट 100, ओके। तो ये हमारे पास आ गई, कितनी यूनिट्स आ गई, डिवाइड करेंगे तो 1000 यूनिट्स, राइट। तो जब वो अपने प्रोडक्ट की 1000 यूनिट सेल कर लेगा तो वो ऐसी स्टेज पर आ जाएगा जहां उसको ना प्रॉफिट है ना लॉस है। और जैसे ही 1000 यूनिट सेल हो जाएंगे उसके ऊपर जो भी यूनिट सेल होने लगेगी वो उसका प्योर प्रॉफिट है, ओके। दैट मीन्स कंपनी को कम से कम 1000 यूनिट सेल करनी पड़ेगी ताकि लॉस ना हो। अगर उसने 1000 यूनिट सेल नहीं कर पाए वो तो क्या है, वो लॉस में है। 1000 यूनिट सेल करते ही वो एक सेचुरेशन पॉइंट पे आ गए कि ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है, ओके। अब इसके ऊपर वो प्रॉफिट अर्न करना शुरू करेंगे। तो ये तो हो गया आपका ब्रेक इवन एनालिसिस, राइट। अब हम बात करते हैं टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग की, ऑलराइट। तो टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग किस तरह से थोड़ा डिफरेंट है। ब्रेक इवन पॉइंट तक जब बिजनेस पहुंचता है तो वो नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन है। बट मान लीजिए बिजनेस चाहता है कि वो एक एक टारगेट प्रॉफिट सेट कर ले, ओके, और उस पॉइंट तक जब वो अचीव करे तो वो प्रॉफिट अचीव हो चुका हो। इसके लिए वो अपने फिक्स्ड कॉस्ट में एक टारगेट प्रॉफिट को ऐड कर देता है। तो आप इसे कैलकुलेट कैसे करोगे कि कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेंगी सो दैट ब्रेक इवन पॉइंट तक वो डिजायर्ड प्रॉफिट भी कवर हो जाए। क्योंकि अभी तक अगर हम कोई भी फिक्स टारगेट हमने प्रॉफिट का नहीं रखा और फिक्स कॉस्ट को सिंपली हमने सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस से डिवाइड किया तो हमारे पास वो यूनिट्स आती हैं जहां तक हमारे पास ना प्रॉफिट है ना लॉस है उतना सेल करने पर। अगर उतनी नहीं सेल कर पाए तो लॉस है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते भी हमारे मिनिमम टारगेट प्रॉफिट एटलीस्ट वो अचीव हो जाए, उसके बाद जो होगा वो तो प्योर प्रॉफिट है ही। तो उसके लिए क्या होता है से, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है फॉर्मूला में। हमें टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स निकालनी है। तो अब वो क्या करेगा कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसने एक टारगेट प्रॉफिट सोचा कि कम से कम मुझे 20,000 का प्रॉफिट चाहिए जब तक मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आता है। तो उसने फिक्स्ड कॉस्ट में 20,000 को भी ऐड कर दिया, ओके। मीन्स उसने क्या ऐड किया, जो उसका टारगेट प्रॉफिट है वो उसने अपनी फिक्स कॉस्ट में ऐड कर दिया, ऑलराइट। बाकी वही रहेगा कि सेलिंग प्राइस को आप वेरिएबल कॉस्ट से माइनस करोगे पर यूनिट, ओके। तो अब हमारे पास क्या आया, हमने ये हो गया 50,000 माइनस 20,000 सॉरी प्लस 20,000
एंड देन 150 माइनस 100, तो ये हो गया हमारे पास 70,000 डिवाइडेड बाय 50 विच मीन्स 1400 यूनिट्स। अब जब वो 1400 यूनिट सेल करेगा तो उसने 20,000 का टारगेट प्रॉफिट अचीव कर लिया और इसके ऊपर जो होगा वो उसका प्योर प्रॉफिट होगा, राइट। मींस अगर कंपनी 20,000 प्रॉफिट अर्न करना चाहती है तो उसे 1400 यूनिट सेल करनी पड़ेंगी, और अगर वो सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट तक चाहती है, उसने कोई सेट टारगेट प्रॉफिट नहीं रखा, तो उसे कितनी यूनिट्स करनी है, 1000 यूनिट्स करनी है। ये दोनों में डिफरेंस है, ओके। सो जब एक फर्म न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके पास कॉस्ट डेटा होता है, लेकिन डिमांड अनसर्टेन होती है। ब्रेक इवन एनालिसिस उन्हें ये हेल्प करता है डिसाइड करने में कि किस प्राइस पर कितना वॉल्यूम सेल करना पड़ेगा, क्या डिजायर्ड प्रॉफिट उस प्राइस पर अचीव किया जा सकता है, अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पर ब्रेक इवन या प्रॉफिट पॉसिबल है या नहीं। इस अप्रोच से बिजनेसेस को प्लानिंग करने में हेल्प मिलती है, स्पेशली फॉर न्यू प्रोडक्ट्स। प्राइस का डिसीजन भी डेटा के बेस पर लिया जाता है, इसमें रैंडम प्राइसिंग नहीं होती है। इससे आप फाइनेंशियल रिस्क को समझ सकते हैं, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस लेवल पर आपको लॉस होने लगेगा और किस लेवल तक आने के बाद आप प्रॉफिट अचीव करना शुरू करोगे, ओके। तो ये था हमारा कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग। अब आते हैं हम अपनी सेकेंड प्राइसिंग पर, विच इज डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग। डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग मींस डिमांड के बेसिस पर प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस डिसाइड करना। मींस कंपनी प्राइस डिसाइड करती है ये सोचकर कि कस्टमर कितना पे करने के लिए विलिंग है, और वो ये भी देखती है कि एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम कितना होगा। यहाँ कॉस्ट या कंपेटिटर प्राइसेस पर फोकस नहीं किया जाता, बिकॉज प्रोडक्ट का कॉस्ट तो चेंज नहीं होता, वही रहता है, कॉस्ट तो वही आएगा बनाने का, राइट। बस ये देखा जाता है कि अलग अलग टाइप्स ऑफ बायर्स किस प्राइस पर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी हैं और उसकी डिमांड कितनी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक न्यू मूवी रिलीज होती है जिसका बज़ बहुत ज्यादा है, लोग एक्साइटेड हैं देखने के लिए, सब फर्स्ट वीकेंड पर देखना चाहते हैं, तो मल्टीप्लेक्स क्या करता है बताओ आप? वीकेंड पर टिकट प्राइसेस हाई कर देता है, राइट। जैसे 400 500 पर पर्सन रख दिया, बिकॉज डिमांड हाई है, लोग उस मूवी को देखना चाहते हैं और उसके लिए वो ज्यादा अमाउंट स्पेंड करने के लिए रेडी है। लेकिन जब वीकडे आता है या मूवी पुरानी हो जाती है तो सेम मल्टीप्लेक्स सेम मूवी के लिए टिकट प्राइसेस को कम कर देता है, या फिर वो बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर दे देता है, बिकॉज डिमांड कम हो जाती है लेकिन वो चाहते हैं कि ऑडियंस आए। So this is again demand oriented pricing. Same movie, same theater, same screen, but prices change हो रहे हैं डिमांड के बेसिस पर, नॉट कॉस्ट के बेसिस पर। सो डिमांड कॉस्ट प्राइसिंग में कॉस्ट सेम रहने के बावजूद भी प्राइस चेंज हो सकता है। अब डिमांड ज्यादा होती है तो हाई प्राइस, कम होती है तो लो प्राइस। डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग अप्रोच के अंदर दो मेन मेथड्स को यूज किया जाता है। One is differential pricing and second is perceived value pricing. So let's see what is differential and perceived value pricing. पहले हम बात करते हैं differential pricing की। Differential pricing means same product के लिए different customers से अलग अलग price charge करना depending on certain factors. ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी तब यूज होती है जब सेलर को पता हो कि हर कस्टमर ग्रुप की नीड्स, डिजायर्स और उनकी डिमांड इलास्टिसिटी अलग है, फ्लेक्सिबिलिटी अलग है। जैसे जिनकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है, मीन्स कम फ्लेक्सिबल होते हैं, उनसे ज्यादा प्राइस चार्ज किया जाता है, और जिनकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है, ज्यादा फ्लेक्सिबल है कस्टमर, उनसे कम प्राइस चार्ज किया जाता है। सो डिफरेंशियल प्राइसिंग में सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है, जो बेसिकली 4 फैक्टर्स पर बेस्ड होता है। फर्स्ट इज कस्टमर बेस्ड डिफरेंशियल प्राइसिंग। इस मेथड में डिफरेंट कस्टमर्स के अकॉर्डिंग प्राइस चेंज होता है। फॉर एग्जांपल सिनेमा हॉल में बालकनी, फ्रंट रो, बैक रो के टिकट्स प्राइसेस अलग होते हैं, लेकिन मूवी सभी को सेम दिखाई जाती है। ये प्राइस डिफरेंस हो सकता है ड्यू टू कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी, उनका बार्गेनिंग पावर या उनकी नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट। Second is place-based differential pricing, means location pricing. सेम प्रोडक्ट का प्राइस डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट हो सकता है।
फॉर एग्जाम्पल, एक ही प्रोडक्ट का प्राइस मेट्रो सिटीज में ज्यादा और रूरल एरियाज में कम हो सकता है। थर्ड वन इज टाइम बेस्ड डिफरेंशियल प्राइसिंग। टाइम के अकॉर्डिंग डिमांड बढ़ती है और उसी के अकॉर्डिंग प्राइसिंग भी। फॉर एग्जाम्पल, सीजनल प्रोडक्ट्स की बात करें तो जैसे कि एसी, उसका प्राइस समर में ज्यादा होता है और विंटर में कम। फोर्थ इज प्रोडक्ट वर्जन डिफरेंशियल प्राइसिंग, मींस वर्जन प्राइसिंग। जब एक ही प्रोडक्ट के स्लाइटली डिफरेंट वर्जन अवेलेबल होते हैं तो उनके बीच में प्राइस डिफरेंस काफी ज्यादा होता है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी सॉफ्टवेयर का बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम वर्जन के प्राइसिंग में काफी डिफरेंस होता है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंशियल प्राइसिंग में रिस्क भी होता है। अगर कस्टमर्स को लगता है कि प्राइस अनफेयर है तो इससे कस्टमर में डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है और उनका ट्रस्ट भी प्रोडक्ट में लॉस्ट होता है, और कभी कभी ये प्राइसिंग लीगली चैलेंज भी हो सकती है। अनदर टाइप ऑफ डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग इज परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। इस अप्रोच में प्राइस डिसाइड होता है बेस्ड ऑन हाउ मच वैल्यू कस्टमर उस प्रोडक्ट को देता है, नॉट ऑन द कॉस्ट टू मेक इट। मीन्स कस्टमर परसेप्शन बिकम्स द की। फॉर एग्जाम्पल, अ कप ऑफ टी रोड साइड स्टॉल पर 10 रुपीज में मिलती है, नॉर्मल कैफे में 50, और अगर आप 5 स्टार होटल में जाओगे तो मे बी 250 रुपीज या इससे भी ज्यादा का प्राइस हो सकता है। तो टी तो सेम है, लेकिन कस्टमर की परसेप्शन ऑफ वैल्यू अलग है। एम्बियंस, सर्विस, ब्रांड, कंफर्ट, सब मिलके प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। सो एज अ सेलर, अगर आपको परसीव वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज करनी है तो आपको ये समझना होगा कि आपके प्रोडक्ट के फीचर्स जैसे क्वालिटी, साइज, ड्यूरेबिलिटी क्या है, और कस्टमर इस प्रोडक्ट की वैल्यू को कैसे परसीव करता है। दैट मीन्स परसीव वैल्यू प्राइसिंग तब काम करता है जब कस्टमर किसी प्रोडक्ट को उसकी एक्चुअल कॉस्ट के बेसिस पर नहीं बल्कि उसकी परसीव्ड वैल्यू के बेसिस पर जज करता है। इस मेथड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कस्टमर के माइंड को समझना, यानी कस्टमर को क्या वैल्यूएबल लगता है, वो किस बेसिस पर डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए वैल्यूएबल बनाने के लिए बिजनेस को मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग पर बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। बिजनेस को अपने प्रोडक्ट की स्ट्रॉन्ग इमेज बनानी पड़ती है। जितनी स्ट्रॉन्ग इमेज उतना ज्यादा कस्टमर उस प्रोडक्ट को वैल्यूएबल समझेगा। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल का मार्केटिंग देख लो आप, सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। बिजनेस के लिए एक ट्रस्टेड ब्रांड नेम बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ब्रांड पॉपुलर हो गया तो लोग उस ब्रांड के प्रोडक्ट के लिए ज्यादा प्राइस पे करने को रेडी हो जाते हैं। इवन प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। सो हाई क्वालिटी पैकेजिंग प्रोडक्ट को प्रीमियम लुक देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक परफ्यूम अगर 500 रुपीज के बेसिक बॉटल में आए तो लोग उसे ऑर्डिनरी समझेंगे, और अगर वही परफ्यूम एक स्टाइलिश ग्लास बॉटल में हो, उसका बॉक्स प्रीमियम हो और ब्रांडिंग क्लासी हो तो लोग उसे 2000 रुपीज में भी वैल्यूएबल समझेंगे। सो इन शॉर्ट, perceived value pricing is not about what the product is, it's about what the customer think it is. Okay, now we will study about third type of pricing, which is competition oriented pricing. जब एक कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस सेट करते वक्त अपने कंपेटिटर्स के प्राइसेस को बेस बनाती है, उसे हम कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग कहते हैं। मींस कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग में ना तो आपने प्रोडक्शन कॉस्ट का बेस लिया, ओके, और ना ही कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू को देखा। बस देखा जाता है कि दूसरी कंपनीज क्या प्राइस चार्ज कर रही हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्राइस डिसाइड करते हो। इसमें बिजनेस के पास 3 ऑप्शंस होती हैं, या तो सेम प्राइस रखो या फिर स्लाइटली लोअर या स्लाइटली हायर। फर्म सोचती है कि कंपेटिटर 100 रुपीज में सेल कर रहा है तो मैं भी 100 में सेल करता हूँ। अगर बिजनेस को ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है तो वो प्राइस को स्लाइटली लोअर कर देते हैं, और अगर उनका ब्रांड स्ट्रांग होता है या उन्हें लगता है कि कस्टमर उनके प्रोडक्ट की वैल्यू को समझेंगे तो वो स्लाइटली हायर प्राइस रखते हैं। सो बिजनेसेस इस अप्रोच को तब यूज करते हैं जब मार्केट में बहुत सारे सिमिलर प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, डिमांड प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है,
कंपेटिटर के प्राइस पर चलना एक सेफ ऑप्शन होती है। इससे प्राइस वॉर्स अवॉइड होते हैं और मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहती है। कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग के अंदर जो सबसे कॉमन मेथड यूज होता है वो है गोइंग रेट प्राइसिंग। जब एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में जो प्राइस चल रहा है यानी गोइंग रेट उसके बेसिस पर डिसाइड करती है बिना अपना कॉस्ट या कस्टमर डिमांड एनालाइज के, उसे कहते हैं गोइंग रेट प्राइसिंग। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें फर्म अपना प्राइस मार्केट के एवरेज प्राइस के आसपास फिक्स करती है या फिर इंडस्ट्री लीडर के प्राइस को फॉलो करती है। इस मेथड में कंपनी ना तो कॉस्ट का डीप एनालिसिस करती है ना ही कस्टमर डिमांड या परसेप्शन को समझने की कोशिश करती है। वो बस देखती है मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग अपना प्राइस फिक्स करती है। अगर एक कंपनी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करती है तो बाकी कंपनीज भी उसको फॉलो करते हैं। बिजनेसेस इस अप्रोच को इसलिए फॉलो करते हैं बिकॉज कंपनी को कॉस्ट कैलकुलेट करने की या मार्केट रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर मार्केट में हर शॉप पर प्राइस सेम हो तो कस्टमर को कंफ्यूजन नहीं होता। अगर एक कंपनी प्राइस कम करे और दूसरी और कम कर दे तो मार्केट में प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाता है जिसमें सबका नुकसान होता है। गोइंग रेट प्राइसिंग सबको एक स्टेबल एंड पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। जहां प्रोडक्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता वहां गोइंग रेट प्राइसिंग काफी सुटेबल ऑप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस को आपने नोटिस किया होगा। आप भारत पेट्रोलियम की बात करो, इंडियन ऑयल या एचपी, सभी कंपनीज लगभग सेम प्राइस चार्ज करती हैं। सो टू कंक्लूड ऑल द थ्री प्राइसिंग, जिसमें फर्स्ट है कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग। ये मेथड एक बेसिक एंड सेफ अप्रोच है। इस अप्रोच में बिजनेस प्रोडक्ट बनाने, सेल करने, मार्केट करने मींस हर कॉस्ट का टोटल निकालता है और उसके ऊपर एक फिक्स प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करके अपना प्राइस डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक टी शर्ट बनाने का टोटल कॉस्ट 150 रुपीज है और कंपनी 20% प्रॉफिट मार्जिन चाहती है तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 180 रुपीज। ये एक सिंपल एंड सेफ मेथड है। हर कॉस्ट कवर हो जाती है और प्रॉफिट भी मिलता है, लेकिन ये कस्टमर डिमांड या मार्केट कंपटीशन को इग्नोर करती है। सेकेंड थी हमारी डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग। ये मेथड मार्केट की डिमांड पर डिपेंड करता है। अगर डिमांड हाई है, लोग ज्यादा पैसा देने को रेडी हैं, तो प्राइस हाई रख दिया जाएगा। अगर डिमांड लो है तो प्राइस कम कर दिया जाता है, चाहे कॉस्ट सेम हो। फॉर एग्जाम्पल सीजनल प्रोडक्ट्स की जैसे हमने बात की, मान लो अब विंटर क्लोथ देख लेते हैं। विंटर में इनके प्राइसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि डिमांड ज्यादा है और समर में कम प्राइस हो जाते हैं। इस मेथड से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना पॉसिबल होता है, लेकिन रिस्क भी होता है अगर डिमांड सडनली गिर जाए। थर्ड थी हमारी कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग। इस अप्रोच में कंपनी अपने कंपेटिटर्स के प्राइस को बेस बनाकर अपना प्राइस डिसाइड करती है। कंपनी प्राइस को मार्केट के एवरेज के इक्वल, स्लाइटली लोअर या स्लाइटली हायर सेट करती है। इस मेथड का एडवांटेज ये है कि प्राइस वॉर अवॉइड होता है और मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहती है, स्पेशली जब प्रोडक्ट सिमिलर हों। आज के कंपेटिटिव मार्केट में कंपनीज यूजुअली एक ही मेथड पर डिपेंड नहीं करती, वो इन तीनों अप्रोचेस का मिक्स यूज करती है। कॉस्ट इंश्योर करता है कि लॉस ना हो, डिमांड इंश्योर करता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, एंड कंपटीशन इंश्योर करता है कि मार्केट में लॉन्ग टाइम तक टिका जा सके। सो प्राइस सेट करना सिर्फ नंबर गेम नहीं है गाइस, ये एक स्ट्रेटजी होती है जिसमें मार्केट, कस्टमर एंड कंपटीशन तीनों को बैलेंस करना पड़ता है। और इसके साथ ही हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है। And guys, if you really like my efforts, you like my content, it's useful to you, then please subscribe to my channel and please share it with your friends and other students as well. बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा so that आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको उसमें नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड गाइज, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, कोई क्वेश्चंस है, कंसर्न्स है, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड विद इन 24 to 48 आवर्स। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइज, बाय बाय।